हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। फ्रेंड्स, इससे जस्ट पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बताया था कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो उसके कितने सप्ताह बाद आपको हार्ट बीट चेक कराने के लिए अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, कब तक हार्ट बीट बन जाती है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आप लोगों के बहुत ज़्यादा आते हैं कि जो इससे पहले हमारे वीडियो हैं हार्ट बीट पे बच्चे की, कि मैम अगर एक बार हार्ट बीट आकर के बच्चे की चली गई है तो क्या कर सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी होती है कि जाने के बाद हार्ट बीट बच्चे की फिर से आ सकती है, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट होता है, कोई तरीका होता है बच्चे की फिर से हार्ट बीट आ जाए। अगर नहीं आती है तो क्या कारण होता है कि हार्ट बीट एक बार आकर के चली गई है या फिर हार्ट बीट बनी ही नहीं है कंसीव होने के बाद से। तो आज के इस वीडियो में हम इसी खास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपकी इस प्रॉब्लम को सलूशन मिले, अगर हमारी कोई बहन इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं तो आई होप कि आज के इस वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, आपको सलूशन मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा होता है, कितनी पॉसिबिलिटी होती है हार्ट बीट आने की या फिर नहीं आने की। और ये जो वीडियो है ये मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये सेम कंडीशन मैंने अपनी प्रेगनेंसी में फेस की है। तो बीच बीच में मैं आपके साथ अपनी भी स्टोरी शेयर करूँगी ताकि आप लोग को रिलेट कर पाएँ, समझ पाएँ कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होता है और ये कितना पेनफुल होता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके एक बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पहली बात कि ऐसा होता क्यों है, अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट आई है, आने के बाद चली गई है, तो इसका क्या कारण होता है कि हार्ट बीट आई और आकर के चली गई। देखिए, इसका कारण ये होता है कि ये जो एम्ब्रियो बनता है ये प्रोसेस होता कैसे है। माँ की तरफ से एक अंडा आता है और पुरुष की तरफ से, फादर की तरफ से स्पर्म आता है। जब एग और स्पर्म का मीट होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। इस प्रोसेस में ऑलमोस्ट 10 दिन का समय लग जाता है। ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हुआ और डायरेक्ट एम्ब्रियो बन गया, मतलब छोटा सा भ्रूण बन गया और जाके यूट्रस से चिपक गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद बहुत सारे डिवीज़न होते हैं। वो एक एग जो बना था वो फर्टिलाइज होने के बाद 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह के बहुत सारे डिवीज़न उस एग में होते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि वो जो माँ की तरफ से एग आया है उसमें कोई ख़राबी होती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जिसे कहते हैं। अगर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है उस एग में तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन फेस करनी पड़ती है। या तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है, या तो हार्ट बीट आकर के चली जाती है, या फिर बनती ही नहीं है पूरी प्रेगनेंसी में हार्ट बीट। यही सेम चीज़ जो फादर की तरफ से स्पर्म आता है उसमें भी यही प्रॉब्लम होती है। कई बार अगर उस स्पर्म में की क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये सारा खेल होता है क्रोमोसोम जिसे कहते हैं गुणसूत्र। 23 गुणसूत्र माँ की तरफ से आते हैं, 23 गुणसूत्र फादर की तरफ से आते हैं। ये 46 का जोड़ा होता है। जब एग और स्पर्म का मीट होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जो एम्ब्रियो बनता है, ये 46 गुणसूत्र जो हैं वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसीलिए जब बच्चे बड़ा होता है, बच्चे का जब जन्म होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके आँख है, नाक, कान, उसकी हरकतें, शरारतें सब पेरेंट्स से मैच की जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है वो माता और पिता से ही बच्चे में जाते हैं। अब कई बार अगर इस एग में या फिर स्पर्म में कोई ख़राबी होती है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है तो इसकी वजह से बच्चे में भी वो एबनॉर्मलिटी आ जाती है और इस वजह से या तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है, या तो फिर हार्ट बीट नहीं बनती है, या फिर कुछ दिन प्रेगनेंसी ठीक चली उसके बाद अचानक से मिसकैरेज हो जाता है, या फिर हार्ट बीट आने के बाद चली जाती है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये क्यों होता है। अब बात करते हैं कि अगर एक बार हार्ट बीट आकर के चली गई है तो क्या वो फिर से आ सकती है। देखिए, अगर एक बार हार्ट बीट बनी, आपने बच्चे की हार्ट बीट देखी, सुनी और 6 हफ्ते बीते, 8 हफ्ते बीते या 10 हफ्ते बीते या 3 महीने हो गए आपकी प्रेगनेंसी को और अचानक से आपको कोई ब्लीडिंग शुरू हो गई या फिर कुछ भी नहीं हुआ, आप बस ऐसे ही रूटीन चेकअप के लिए गए, आपने अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें बच्चे की हार्ट बीट नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि सिर्फ 20% चांस होते हैं कि फिर से हार्ट बीट आए। इवन मैं कहूँगी सिर्फ 10% ही चांस होते हैं कि फिर से हार्ट बीट आ सकती है, क्योंकि कुछ डॉक्टर तो एक बार हार्ट बीट चली गई, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करके देखा, उसके बाद तुरंत वो बोल देते हैं कि आपको DNC कराना पड़ेगा। लेकिन वहीं कुछ डॉक्टर ये भी कहते हैं कि आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते का वेट कर लीजिए, शायद ठीक हो जाए।
लेकिन ये ठीक होने के जो चांसेस होते हैं सिर्फ 10% होते हैं। 90% में एक बार हार्ट बीट बच्चे की आगे चली गई है तो वो दोबारा नहीं आती है, ये क्लियर है। उसके बाद आपको डीएनसी कराना पड़ता है। कई बार ये साइन एंड सिम्टम्स पता ही नहीं चलते, आप बिल्कुल आपकी जो आपने 6वें हफ्ते में या 8वें हफ्ते में जो अल्ट्रासाउंड कराया उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल अच्छे से चल रही है, आपको कोई साइन सिम्टम्स नहीं आ रहे, और पता चलता है जब एक बार अचानक से आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि बच्चे की ग्रोथ ही नहीं हुई, बच्चे की तो हार्ट बीट ही आ करके चली गई थी, बहुत टाइम हो गया इसको तो, और आपको कुछ पता ही नहीं है, आप बिल्कुल अनअवेयर हैं इन सब चीज़ों से। ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये सेम कंडीशन मेरे साथ हुई थी जब मैंने अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव की थी, जो कि मेरी शादी के जस्ट आफ्टर 3 मंथ बाद था। जब मैंने प्लान किया प्रेगनेंट होने का, प्रेगनेंसी प्लान करने का, मैं उसी सेम मंथ मैंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली थी। उसके बाद मैंने जब 8वें हफ्ते में अपना फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड कराया तो सब कुछ नॉर्मल था। बच्चे की हार्ट बीट भी आ गई थी, जो कि मुझे अभी तक याद है 124 BPM थी, अभी तक भी मुझे याद है। और बच्चे की जो ग्रोथ थी वो भी ठीक थी, 8 वीक के अकॉर्डिंग सही थी। तो हार्ट बीट भी ठीक थी, ग्रोथ भी ठीक थी, डॉक्टर की तरफ से सब कुछ ओके था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप जब आपके 12 वीक्स कंप्लीट हो जाएं, 3 मंथ कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप फिर आइएगा, आपकी आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट होगी और फिर से एक बार हम चेक करेंगे। लेकिन मैं एक एक दिन काउंट कर रही थी कि फिर से अभी चेकअप के लिए जाना है, मेरा 3 मंथ हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर से एक बार जाकर चेक कराऊंगी, फिर से अल्ट्रासाउंड में अपने बेबी को देखूंगी। लेकिन वो 3 मंथ कंप्लीट होता उससे 3-4 दिन पहले ही अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। कुछ लोगों से पूछा भी, उनका नॉर्मल है, 12 वीक्स में होता है ये। कुछ लोगों को जो ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स सर्कल में प्रेग्नेंट थी तो उनका थोड़ी बहुत स्पॉटिंग वगैरह हो जाती है, लेकिन मुझे स्पॉटिंग नहीं हो रही थी, कुछ ठीक ठाक सी ब्लीडिंग हो रही थी। और फिर उसके बाद मैंने कोई वेट नहीं किया, ना किसी की बात सुनी, मैंने सीधे डॉक्टर के पास गई। मेरी डॉक्टर आउट ऑफ कंट्री थी, वो इंडिया से बाहर थी, तो फिर मुझे दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ा जो कि बेस्ट थी उस जगह की डॉक्टर। तो मैंने उनसे कंसल्ट किया, उनको अपनी सारी पिछली रिपोर्ट्स दिखाई, फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया जो कि ट्रांसवेजाइनल था, TVS कराया था, उसमें ब्लड आ रहा था। और उसके बाद उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड में दिखाया, उन्होंने कहा कि आपका जो बेबी है उसकी ग्रोथ तो 8 वीक के बाद ही रुक गई थी। 8 वीक तक तो सब कुछ नॉर्मल था, 8 वीक कंप्लीट होने के बाद से ही बच्चे की ग्रोथ हुई ही नहीं, और हार्ट बीट भी उसके कुछ टाइम बाद ही आकर के चली गई थी। मतलब जब मैंने वो अल्ट्रासाउंड कराया था 12 वीक वाला, उससे 2-2.5 हफ्ते पहले ही डॉक्टर के अकॉर्डिंग कि मेरे बेबी की हार्ट बीट रुक चुकी थी। लेकिन मुझे कभी कोई साइन सिम्टम्स आए ही नहीं, एकदम नॉर्मल थी मैं, कभी कुछ पता ही नहीं चला। अगर वो ब्लीडिंग ना होती तो शायद मैं और आगे काम चलता जाता, अगर मैं वेट करती, फिर जब मैं खुद रूटीन चेकअप के लिए जाती तब शायद मुझे पता चलता। लेकिन जब वो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, कोई पेट दर्द नहीं था, कुछ नहीं था, अचानक से अपने आप बस हुई। और जब मैंने जाके चेकअप कराया तो ये सब हुआ। उसके बाद फिर जब उन्होंने चेक करके मुझे वापस भेजा, फिर रात में बहुत तेज पेट दर्द शुरू हुआ, क्लॉट्स आने बहुत बड़े बड़े चालू हो गए। फिर डॉक्टर ने मुझे नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट दी। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं एक सेकंड ओपिनियन और लूँगी, सिर्फ एक डॉक्टर की बात पे भरोसा करके कोई स्टेप नहीं लूँगी, एक मैं और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी, फिर से अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी। लेकिन तब उतनी नौबत ही नहीं आ पाई कि मैं अगले दिन सुबह दूसरे डॉक्टर के पास जाती और फिर से अल्ट्रासाउंड करवाती, क्योंकि वो रात मेरी जो कटी वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल थी, बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत क्लॉट्स, ब्लीडिंग, बड़े बड़े क्लॉट्स एकदम आ रहे थे, इतना सीवियर पेट दर्द था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल BP मेरा लो हो जा रहा है, बिल्कुल चक्कर आने टाइप के शुरू हो गए थे कि मुझे इमीडिएटली रात में ही एडमिट होना पड़ा। सुबह तक मैं वेट ही नहीं कर पाई और मेरा फिर DNC हो गया। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मैं आपको ये सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप, अगर एक डॉक्टर ने आपको कहा है कि बच्चे की हार्ट बीट रुक गई है, ग्रोथ रुक गई है, तो सिर्फ एक डॉक्टर की बात पे कभी भरोसा मत करिएगा, एक सेकंड ओपिनियन आप ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि ये जो सेकंड ओपिनियन है ना, ये मैंने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में फिर बहुत लिया था। कोई अगर डॉक्टर कोई एक निगेटिव बात बोलता था तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास ज़रूर जाती थी, उसको कंफर्म करने के लिए कि क्या ये जितना वो बता रहे क्या उतना सही है, या उसमें कोई चांस हो सकता है ठीक का। वैसे तो
टचवुड मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। लास्ट टाइम एक डॉक्टर ने बोला कि कुछ पानी कम है, तुरंत सिजेरियन करना पड़ेगा, लेकिन जब मैंने दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उनका इतना भी कम नहीं है कि अभी आपको इमीडिएटली कोई स्टेप लेना पड़े। अभी आप वेट कर सकते हैं, पानी की कमी पूरी हो सकती है, आपको पानी पीजिए। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक डॉक्टर की बात पे भरोसा करके कोई काम मत करिएगा। हो सकता है वो सही कह रहे हो, लेकिन अपनी मन की शांति के लिए दूसरा स्टेप ज़रूर लीजिए। एक ओपिनियन किसी और अच्छे डॉक्टर से ज़रूर लेना चाहिए आपको, ठीक है। और जो रही हार्ट बीट फिर से आने के बाद, तो अनफॉर्चुनेटली ये हार्ट बीट फिर से नहीं आती है 90% केसेस में। 10% केसेस में आपकी दुआओं का असर हो सकता है, कोई चमत्कार हो सकता है कि शायद फिर से बच्चे की हार्ट बीट जाने के बाद आ जाए। और ये जो एक बार बच्चे की हार्ट बीट आने के बाद चली जाती है, ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। उससे ज़्यादा पेनफुल होता है जो बच्चे की हार्ट बीट आती ही नहीं, क्योंकि एक बार आप अपने बच्चे की हार्ट को अल्ट्रासाउंड में देख लेते हो, उसके हार्ट बीट सुन लेते हो, तो बहुत सारी प्लानिंग है जो दिमाग में शुरू हो जाती है, मन में शुरू हो जाती है, बहुत सारी प्लानिंग करने लगते हैं हम लोग। तो और फिर जब अचानक से ऐसा कुछ होता है तो वो बहुत ज़्यादा फिर पेनफुल होता है, फिर वो मतलब बिल्कुल दिल तोड़ देने जैसा होता है। सेम ये चीज़ मैंने फेस की थी अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, इसलिए मैंने फिर काफ़ी टाइम लिया खुद को रिकवर करने का। और जब मैं मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग हो गई अपने डीएनसी के बाद, तब मैंने सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान की, जो कि बेहद अच्छी थी। तो इसलिए अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्या फिर से मेरे साथ वही होगा, सेम यही सवाल मेरे साथ भी मन में था कि एक बार मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही ऐसा हो गया कि बच्चे की ग्रोथ रुक गई अचानक से, हार्ट बीट रुक गई अचानक से। डॉक्टर ने रीज़न दिया कि ये नेचर अपने आप ऐसी प्रेगनेंसी को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है, जिसे कि स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज कहते हैं। नेचर खुद ऐसे ही प्रेगनेंसी को हटा देती है। अगर बाय चांस ये प्रेगनेंसी ग्रोथ कर जाती है, इस टाइप की प्रेगनेंसी, तो बच्चे जो हैं वो फिज़िकली डिसेबल होते हैं, उनमें किसी तरह की जन्मजात बीमारी होती है या फिर आनुवांशिक कोई रोग होता है या अपंग होते हैं, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से नेचर ऐसे बच्चों को अपने आप रिजेक्ट कर देती है। डॉक्टर ने मुझे ये रीज़न दिया जब मैंने उनसे पूछा, तो मुझे मेरे मन में था कि क्या बार बार ऐसा होगा, हर बार कहीं ऐसी तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन खैर ऐसा कुछ नहीं था। बस आपको अपने, अगर ऐसा आपके साथ हो तो आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी लेनी है। हाँ, एक चीज़ जो मैंने की है मैं आपको वही सलाह दूंगी, जो मैं करती हूँ मैं अपने सब्सक्राइबर्स को वही बताती हूँ जिस पे मैं ट्रस्ट करती हूँ, जो मैंने फेस किया होता है। आपको फर्टिलिटी योगा अच्छे से करना है। इससे एक तो आप, अगर आपके साथ ऐसी कोई कंडीशन हुई है तो एक तो आप फिज़िकली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, रिकवरी आपकी जल्दी होगी, और जो दूसरी प्रेगनेंसी होगी वो बेहद हेल्दी होगी। क्योंकि मैंने यही करके 30-40 मिनट फर्टिलिटी योगा किया, खूब अच्छी डाइट ली, थोड़ा सा पॉजिटिव हुई, स्ट्रेस को बाहर किया, और फिर 5-6 महीने बाद मैंने फिर से ट्राई किया और बहुत जल्दी कंसीव भी कर लिया। साथ में फॉलिक एसिड और कैल्शियम भी मैं ट्राई लेती रही डेली, बहुत जल्दी कंसीव कर लिया। और जो दूसरी प्रेगनेंसी थी उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बेहद हेल्दी प्रेगनेंसी थी, जो चाहती थी सो करती थी, कभी सोचना नहीं पड़ता था कि प्रेग्नेंट हूँ, यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, कोई इशू नहीं था। तो इसलिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो इस वीडियो से आप मेरे सबक ले लीजिए। पहली बात तो अगर ये सब जो होता है ये बार बार रिपीट नहीं होता है, एक बार बाय चांस हो सकता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से, लेकिन अगर हर बार आपको लग रहा है कि ऐसा होगा तो ऐसा डर अपने मन से निकाल दीजिए। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में आपका आंसर मिल गया होगा। अगर हमारी कोई बहन ये प्रॉब्लम फेस कर रही है तो बी स्ट्रॉन्ग, जैसे मैं स्ट्रॉन्ग हो गई थी ये सब फेस करने के बाद, एक बार आप भी स्ट्रॉन्ग हो जाइए। हर बार ऐसा नहीं होगा, भगवान अच्छा ही करेंगे। जब नेक्स्ट टाइम आप फिर से प्लान करेंगी तो सब अच्छा ही होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई भी पर्सनल क्वेरीज हो तो बेफिक्र निसंकोच आप हमें इंस्टाग्राम पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी और मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल है प्रतिभा6633। तो आप कहीं भी कमेंट करिए, रिप्लाई आपको हर जगह मिलेगा। चलिए मिलते हैं नए खास वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।